ऑब्जर्वेशन मेथड यानी कि अवलोकन विधि या प्रेक्षण विधि, कुछ भी बोलें, कोई भी हम जब मेथड अपनाते हैं प्रयोग के लिए तो उसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम स्टेप से पहले उस मेथड में प्रोसीजर प्रक्रिया बनाएं, किस तरह से हमको ये प्रयोग करना है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन मेथड में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कौन से स्टेप अपनाने पड़ते हैं, योजना बनानी पड़ती है। तो स्टेप क्या है हमारे, जब हम इसमें एक ऑब्जर्वेशन मेथड से करेंगे तो कौन से स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, स्टेप में सबसे पहले क्या करेंगे, हमें योजना बनाएंगे किसी चीज, जब कोई भी प्रयोग करेंगे तो उसके लिए योजना बनाएंगे। योजना बनाना पहला स्टेप आ जाएगा, योजना बनाना। तो निरीक्षण विधि में कोई प्रयोग करने से पहले यह आवश्यक होता है कि उपयुक्त योजना बनाएं। हम समस्या का चुनाव करें। सबसे पहले तो हमें जब कोई अध्ययन करना होता है तो हम समस्या का चुनाव करते हैं। तो योजना बनाने में समस्या का चुनाव, किस उपकरण का प्रयोग करेंगे और किन लोगों पर हमें निरीक्षण करना है, किन लोगों का, बच्चों का, बड़ों का, एज ग्रुप है ना, ये देख लेते कौन से लिंग का कर रहे हैं, किस समूह पर करना चाहते हैं, आदि सभी प्रकार की योजना तैयार करना आवश्यक होता है। तो पहला स्टेप तो योजना बनाना होता है, कि अच्छे से पहले हम योजना बना लें, समस्या का चुनाव कर लें, परीक्षण किन समूह पे कर रहे हैं वो चुनाव कर लें। इसके बाद दूसरा नंबर आता है व्यवहार का निरीक्षण। उसके बाद आता है व्यवहार का निरीक्षण। ठीक है, जब हमारी योजना तैयार हो जाती है, हम समस्या का चुनाव कर लेते हैं और किन लोगों पर निरीक्षण करना है ये चुन लेते हैं, तब हम व्यवहार का निरीक्षण, उस समस्या से संबंधित व्यवहार का निरीक्षण शुरू करते हैं। उसकी अध्ययन समस्या के आवश्यकता अनुसार हम व्यवहार के उन पक्षों का निरीक्षण करते हैं जिससे रिलेटेड हमारी समस्या है। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या आता है, व्यवहार को नोट करना। व्यवहार को नोट करना। जब हम किसी समस्या का चुनाव कर लेते हैं और समूह ले लेते हैं, उपकरण आदि को डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद जब व्यवहार निरीक्षण करते हैं, उसके बाद जो हम निरीक्षण कर रहे होते हैं जिस चीज़ का, उस व्यवहार को नोट करते हैं, है ना। और व्यवहार का जो हम अपनी आंखों द्वारा अवलोकन कर रहे होते हैं तो उसको हमें नोट करना पड़ता है। उसको साथ साथ, निरीक्षण के साथ साथ हम नोट करते चलते हैं। और यह नोट करने के लिए हम कागज पेन का भी यूज़ कर सकते हैं, टेप रिकॉर्डर का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यवहार को नोट किया करना पड़ता है, जो व्यवहार हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। उसके बाद चौथा स्टेप क्या आता है, उसके बाद चौथा स्टेप आता है निरीक्षण। इसमें हम क्या करते हैं कि जिस व्यवहार को हमने नोट किया है उसको अंकों में बदलते हैं, अंक नंबर देते हैं ना, एक सारणी बनाते हैं और अंक प्रदान करते हैं। उसका सांख्यिकीय विश्लेषण निकालने के लिए उसको जो व्यवहार नोट किया है उसका निरीक्षण करके कि हमने क्या नोट किया है उसको देख के पूरा प्रोसीजर तैयार करते हैं, सारणीयन करते हैं। इसके बाद पांचवा स्टेप आता है विश्लेषण। तब क्या आता है व्याख्या और सामान्यीकरण। जब हम पूरा व्यवहार नोट कर लेते हैं, अंकों को ले लेते हैं, इसके बाद हम उन व्यवहार की व्याख्या करते हैं
कि ये व्यवहार इस कारण से हुआ। पूरा व्याख्या करते पहले हमने किस उपकरण का इस्तेमाल किया, कौन सा समूह लिया है, किस तरह से हमने व्यवहार को नोट किया और निरीक्षण करने में क्या क्या अंक प्राप्त हुए। इस तरह से हम पूरे प्रयोग की व्याख्या लिखते हैं। फिर उसका सामान्यीकरण करते हैं कि वह दूसरे और से कैसे मैच करती है, कि ऐसा ये हुआ है तो आगे मतलब दूसरे ग्रुप पे भी अगर करेंगे तो ऐसा ही जो हमें प्रयोग से जो हमें निष्कर्ष मिलेगा वो इसी तरह के प्राप्त होंगे। इस तरह से 5 स्टेप में हम निरीक्षण विधि का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है निरीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, निरीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, टाइप्स अलग अलग टाइप के, ऑब्जर्वेशन मेथड भी अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहला किस टाइप का होता है, सरल और अनियंत्रित निरीक्षण। सरल और अनियंत्रित निरीक्षण। तो सरल और अनियंत्रित निरीक्षण किस तरह के होते हैं, ये एक स्वाभाविक निरीक्षण की तरह से होते हैं। मतलब कि ये पहले से पूर्व सूचना दिए बगैर ही जब कोई निरीक्षण हो रहा होता है, उसमें परिस्थितियां कोई कंट्रोल नहीं करी जाती हैं, अनियंत्रित निरीक्षण होते हैं, स्वाभाविक निरीक्षण होते हैं। इन्हें इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। तो इसमें बिना पूर्व सूचना के जैसे कोई निरीक्षण हो रहा हो, उसको पहले से उसमें कोई सुधार न करने की वो होती है, इस तरह के निरीक्षण को हम सरल और अनियंत्रित निरीक्षण कहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए किसी विद्यालय में इंस्पेक्शन होना है, तो स्कूल को पहले से कोई सूचना ना दी जाए और अचानक से इंस्पेक्शन हो जाए, या जैसे क्लास में टीचर जब पढ़ा रही होती है तो बाहर से ही निरीक्षण करता आके बाहर से ही निकल के देख ले कि वो अध्यापक किस तरह से पढ़ा रहा है और बच्चे इंटरेस्ट किस प्रकार से ले रहे हैं, और उसको टीचर को भी और बच्चों को दोनों को ही इस बात की सूचना नहीं होती है और निरीक्षण हो जाता है कि पढ़ाई किस प्रकार से चल रही है। या आजकल जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं क्लास में, वो भी एक तरह की अनियंत्रित निरीक्षण के तौर पे ही होते हैं, कि उसमें पता चलता रहता है कि टीचर किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं या बच्चे कैसे इंटरेस्ट ले रहे हैं कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ये निरीक्षण एक तरह के सरल और अनियंत्रित निरीक्षण कहलाते हैं। दूसरे आते हैं नियंत्रित निरीक्षण, व्यवस्थित तथा नियंत्रित निरीक्षण। व्यवस्थित और नियंत्रित निरीक्षण वो निरीक्षण होते हैं जिसमें पहले से पता होता है कि आज निरीक्षण होना है ना। पहले से सब्जेक्ट को भी जिस जहाँ निरीक्षण हो रहा होता है उनको पता, पूर्व सूचित रहता है, और व्यवस्थाएं जो कंट्रोल्ड हो जाती हैं, पहले से व्यवस्था कर ली जाती है, और फिर ये दिखाया जाता है कि हाँ इस तरह की हमारे यहाँ व्यवस्था है। जैसे कि आप कॉलेज महाविद्यालय कहीं का भी ले लीजिए, इंस्पेक्शन होता है, पहले से सूचना दे दी जाए कि आज निरीक्षण होना है और वहाँ पे तैयारियां अरेंजमेंट कर ली जाए, शिक्षकों को भी मालूम हो जाए, जो भी अव्यवस्थाएं हैं उसको सुधार लिया जाए। तो इस तरह के निरीक्षण व्यवस्थित और नियंत्रित निरीक्षण होते हैं। या जैसे कि कोई मनोवैज्ञानिक निरीक्षण हो रहे हैं तो सब्जेक्ट को किसी प्रयोगशाला में बैठाल कर नियंत्रित परिस्थितियों में निरीक्षण कराया जाता है, और सब्जेक्ट को ये मालूम रहता है कि निरीक्षण हो रहा है, वहाँ की परिस्थितियाँ भी कंट्रोल रहती हैं, और अध्यापक जो परीक्षण करता होता है, निरीक्षण करता होता है, वो सारी परिस्थितियों को कंट्रोल करने के बाद निरीक्षण करता है। तो इसलिए वैज्ञानिकता अधिक वैज्ञानिक होने के
प्रमाण मिलते हैं ऐसे निरीक्षण। इसके बाद आते हैं सहभागी निरीक्षण। सहभागी निरीक्षण में क्या होता है, इसमें निरीक्षण करता जिन व्यक्तियों पर निरीक्षण या जिस पर निरीक्षण कर रहा है उन्हीं के बीच में बैठकर, उनके साथ बैठकर निरीक्षण करता है, उनके साथ सहभागी बनकर निरीक्षण करता है। और इस कभी कभी इस निरीक्षण विधि में दोष भी रहता है, यह कि जब निरीक्षण करता अधिक समय तक जिन पर निरीक्षण कर रहा है उनके साथ रहता है, समय बिताता है, तो उनके सुख दुख का सहभागी बन जाता है और फिर उसके जो परिणाम प्राप्त होते हैं उस पर उसकी मनोवृत्ति का प्रभाव आ जाता है। तो सहभागी निरीक्षण में कुछ दोष भी रहते हैं, लेकिन इसमें लाभ ये रहता है कि बहुत सूक्ष्म निरीक्षण कर पाता है निरीक्षण करता। सूक्ष्म इसलिए क्योंकि उनके साथ बैठकर सूक्ष्मता से उस पर निरीक्षण करता है। कोई अगर समस्या आने पर उसको सॉल्व भी कर लेता है, समाधान निकाल लेता है, या किसी को कोई अगर उसमें निरीक्षण करते समय किसी तरह की कोई दुविधा आ रही है तो उसका समाधान साथ में करता चलता है, तो जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो काफ़ी सूक्ष्म होने के कारण विश्वसनीय भी होते हैं। इसके बाद आता है चौथा प्रकार आता है असहभागी निरीक्षण। असहभागी निरीक्षण, इसमें क्या होता है, इसमें निरीक्षण करता जिस समूह पर निरीक्षण कर रहा होता है उनके साथ नहीं बैठा होता है, बल्कि बाहर से वह निरीक्षण कर रहा होता है। और इसमें ये असहभागी निरीक्षण में बड़े से बड़े समूह पर निरीक्षण किया जा सकता है, क्योंकि एक अध्ययनकर्ता अगर सहभागी निरीक्षण करेगा तो उसका दायरा सीमित रहता है, जबकि असहभागी निरीक्षण में बहुत बड़े समूह पे कर सकता है और कम धन खर्च पे भी निरीक्षण हो सकता है। लेकिन उसमें कि निरीक्षण करता की और इसमें मनोवृत्ति का भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि निरीक्षण करता उन व्यक्तियों या उन समूहों के साथ में निरीक्षण नहीं कर रहा होता है। इसके बाद इसके गुण और दोष आते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड, इसके कुछ गुण और दोष भी हैं। कोई भी विधि जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें गुण और दोष दोनों होते हैं, तो इन्हें लाभ या हानि भी बोल सकते हैं, गुण को महत्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह से कोई क्वेश्चन आए, लाभ और हानि लिखो या महत्व बताओ इस विधि का, तो महत्व बताने में गुण आ जाएंगे और हानि बताने में दोष का वर्णन करेंगे। तो जब कोई भी विधि होती है तो उसमें गुण और दोष दोनों ही होते हैं। इस विधि में सबसे बड़ा दोष गुण क्या है, सबसे पहले गुण देख लेते हैं। यह एक सरल विधि है। ठीक है, यह एक सरल निरीक्षण विधि एक सरल विधि है। दूसरा क्या है, प्राप्त परिणाम अधिक विश्वसनीय होते हैं। इससे जो प्राप्त परिणाम है वो अधिक विश्वसनीय, निरीक्षण विधि द्वारा प्राप्त परिणाम विश्वसनीय कहलाते हैं। इसके बाद इस विधि का प्रयोग जब वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है तो परिणाम वस्तुनिष्ठ होते हैं। ठीक है, जब इस विधि का प्रयोग वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है, यानी कि सब व्यवहार संबंधी समस्या में क्या क्यों आदि का जब हम अध्ययन करते हैं तो वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग हुआ, और जब इस तरह से प्रयोग वैज्ञानिक ढंग से करेंगे तो परिणाम भी कैसे प्राप्त होंगे, वो वस्तुनिष्ठ होंगे। फिर इसके बाद क्या है, परिणाम शुद्ध, विश्वसनीय और सार्वभौमिक होते हैं। जब निरीक्षण विधि सही योजना बनाकर सही उपकरणों का प्रयोग करते हैं और निरीक्षण विधि वैज्ञानिक विधि का यूज करते हैं, तब जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो शुद्ध और सार्वभौमिक होते हैं। सही तरह का हम समूह चुनते हैं, है ना, सही उपकरण का भी यूज कर रहे होते हैं, और जो निरीक्षण करता है वो अच्छी शिक्षित निरीक्षण करता होता है, उसकी मनोवृत्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है परिणामों पर, तब परिणाम शुद्ध, विश्वसनीय और सार्वभौमिक होते हैं। इसके बाद इस विधि से पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना सरल होता है। इस विधि द्वारा
निरीक्षण विधि का प्रयोग करके हम पारस्परिक संबंधों का अध्ययन सरलता से कर लेते हैं। इसके बाद आता है इस विधि का उपयोग उस समय अधिक होता है जबकि अध्ययनकर्ता को, है ना, जबकि अध्ययनकर्ताओं को इस विधि के आधार पर उपकल्पनाएं बनानी होती हैं, तब वह निरीक्षण विधि का उपयोग करता है। ठीक है, इसी मतलब जो निरीक्षण विधि का उपयोग उस समय अधिक करता है जब इसी विधि का यूज करना होता है। जो उपकल्पनाएं बनी होती हैं वो बहुत बड़े लेवल की होती हैं, बहुत बड़े समूह पर होती, तब उस विधि का जब उपयोग करता है तो निरीक्षण विधि का प्रयोग करता है। अब दोष क्या है, इस विधि में गुणों के साथ कुछ दोष भी हैं। परिणामों पर निरीक्षणकर्ता के विचारों और भावनाओं का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसमें जैसे सहभागी निरीक्षण करते हैं तो क्या होता है कि मनोवृत्तियां जो जिस पर प्रयोग कर रहे होते हैं उससे जुड़ जाती हैं, तब उसके विचार और भावनाएं उसके सुख दुख में जब शामिल हो जाते हैं तो जो परिणाम प्राप्त होते हैं उस पर निरीक्षणकर्ता की भावनाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए कहा इसमें शिक्षित इसकी कमी को दूर करने के लिए बहुत ही प्रशिक्षित निरीक्षणकर्ता का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या आता है, भिन्न भिन्न निरीक्षणकर्ता को भिन्न भिन्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। जब निरीक्षणकर्ता के विचारों भावनाओं का अगर प्रभाव पड़ेगा तो अगर दूसरा कोई निरीक्षणकर्ता उसी पर प्रयोग करेगा तो जो परिणाम प्राप्त होंगे वो भिन्न प्राप्त होंगे। तो इसलिए भिन्न भिन्न निरीक्षणकर्ताओं को भिन्न भिन्न निष्कर्ष मिलते हैं। ठीक है, ये इसके दोष हैं। जब घटनाओं के घटित होने का, क्योंकि बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं कि पहले से पूर्व सूचित नहीं होती हैं, तो जब उस घटना के घटित होने का स्थान समय जब निश्चित नहीं होता है तो निरीक्षणकर्ता वहां उपस्थित हो यह आवश्यक तो नहीं है। तो ऐसे समय पे इस ऑब्जर्वेशन मेथड का हम यूज नहीं कर पाते हैं। निरीक्षणकर्ता वहाँ हो, वो देख पाए कि घटना घटित होते समय वहाँ पे हो पाना या नहीं पॉसिबल है, तो ये इस विधि का ये भी एक दोष माना जाता है। अब क्या है, अमूर्त समस्याएं। अमूर्त समस्याएं जैसे प्रतिमा, कल्पना आदि से संबंधित हो तो इस विधि द्वारा अध्ययन संभव नहीं है। ठीक है, ऐसी प्रतिमा और कल्पना को निरीक्षण नहीं कर सकते हैं हम ना, तो निरीक्षण विधि द्वारा अध्ययन हम इस अमूर्त समस्याओं पर नहीं कर सकते हैं, ये एक दोष है। अब क्या, निरीक्षणकर्ता की मनोवृत्ति का प्रभाव। निरीक्षणकर्ता बहुत लंबे समय तक प्रयोग होने पर निरीक्षण करने के कारण वह उनके साथ बहुत घुल मिल जाता है, इसलिए उसकी मनोवृत्ति का प्रभाव आता है उसके परिणामों पर। यह भी इसका एक दोष है। अनियंत्रित निरीक्षण विश्वसनीय और वैध नहीं होते। अनियंत्रित निरीक्षण इसलिए विश्वसनीय और वैध नहीं होते हैं क्योंकि वो नियंत्रित परिस्थिति में तो होते नहीं है ना। अनियंत्रित निरीक्षण होते हैं, उनमें परिस्थितियों को कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए वह परीक्षण विश्वसनीय और वैध नहीं कहलाते हैं। ये इसमें दोष हैं, निरीक्षण विधि के ये सब दोष हैं। गुण और दोष इस तरह से। अब अगली विधि हम लोग पढ़ेंगे प्रयोगात्मक विधि।